गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, ये केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है इसमें आपका जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए मैं बात करता हूं आज रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए कि पहला हम लेते हैं कि H2 प्लस O2। तो देखते हैं कि जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिलाया और उसके बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है वो होता है जल। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाया। तो हाइड्रोजन का जो गुण होगा वो जल के गुण के समान नहीं हो सकता है, या ऑक्सीजन का जो गुण होगा वो जल के गुण के समान नहीं हो सकता है। तो यहां से ही हम रासायनिक अभिक्रिया के डिफिनेशन को समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे में मान लीजिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ जल का निर्माण करता है। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या होता है, अकेले किसी ताप पे ये बिखरता है, टूटता है और निर्माण करता है कली, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं डिफिनेशन को कि जब कोई पदार्थ अकेले, ये अकेला है, या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, ये पदार्थ की अकेला नहीं दूसरे से क्रिया कर रहा है, अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। यानी कि ये अकेला भी अगर क्रिया किया, यानी कि इसमें कुछ टेम्परेचर दिया, तो ये जो पदार्थ का निर्माण क्या, इसका गुण क्या है, इससे अलग गुण है। तो कहा जाता है कि पदार्थों का यानी भिन्न गुण वाले, नए गुण वाले, मतलब वही हुआ भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो हमें बहुत सारा चीज देखने को मिलता है, बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, गैस की भी उत्पत्ति होती है। बहुत सारा ऐसा अभिक्रिया देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे देखिए Zn और H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो इधर मेरा क्या होता है, H2 गैस मुक्त हो जाता है, मतलब उत्पन्न होता है। यानी कि इसको समीकरण को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4 और इधर बना लेगा ZnSO4 प्लस H2। यानी कि ये जो अकेला है हाइड्रोजन, ये गैस रूप में है। तो फिर क्या है, रंग परिवर्तन होता है। ये से ढेर सारी, ये जो अभिक्रिया को मैंने समझा, ये कई तरह का, कई तत्व से भी होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दिया तो वहां पे हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होता है, कहीं पे क्लोरीन गैस की उत्पत्ति होती है, तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उत्पत्ति होती है। ऐसा अगर ऐसा हमको देखने के लिए मिलता है तो हम समझते हैं कि यहाँ गैस की उत्पत्ति हो रही है। अगला है रंग परिवर्तन। अगला क्या है, रंग परिवर्तन। और रंग परिवर्तन में देखिए KMnO4 ये है पोटेशियम परमैंगनेट। इस पे क्या, इसका जो होता है ये बैगनी रंग का हम लेते हैं चूर्ण या जलीय विलयन लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, नींबू का रस अगर निचोड़ते हैं तो इसका रंग क्या होता है, ये बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो फिर अगला है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या है, ये ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है, एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। कोई ऐसा अभिक्रिया होता है, मान लीजिए जलीय विलयन है, जलीय विलयन से जलीय विलयन को मैंने अभिक्रिया कराया, लेकिन वहां पे ठोस पदार्थ बन जाता है। तो उस ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप। लेकिन वो ठोस पदार्थ कैसा होता है, तो सफेद होता है। तो यहाँ पे देखिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को ये सोडियम सल्फेट के विलयन से अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, BaSO4
NaCl, ये जो है मेरा इस अभिक्रिया में सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसको अगर समझने के लिए हम और सा उदाहरण ले सकते हैं, और सा उदाहरण है, लेकिन हमको समझना है कि ये अवक्षेप का भी निर्माण होता है। तो आगे पढ़ने के लिए है अभिक्रिया के बारे में, और तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे कि अवक्षेप जो इस अभिक्रिया में बनता है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपन अभिक्रिया, इस सब के बारे में आगे पढ़ने के लिए डिटेल में है। अभी तत्काल हमको ये पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, कि रासायनिक अभिक्रिया किस किस परिस्थिति में हो सकती है। फिर अगला है अवस्था में परिवर्तन। अब एक चीज देखिए, मोमबत्ती, यहाँ पे मैंने लिखा मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तो कुछ क्या होता है, गैस के रूप में जल के उड़ जाता है। तो वो ठोस से गैस अवस्था में क्या अवस्था परिवर्तन हो रहा है, और कुछ क्या होता है, पिघल पिघल के नीचे गिरता है, तो वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। यानी कि अवस्था परिवर्तन, बेचारा ठोस अवस्था में था, जब इसे जलाया तो कुछ गैस में परिवर्तन हुआ और कुछ द्रव में परिवर्तन हुआ, और नीचे वो बैठ जाता है, फिर ठोस में आ जाता है। फिर ताप परिवर्तन, जैसे चूना का ढेला लेते हैं, चूना का ढेला पे अगर हम पानी डालते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है, चूना खौलने लगता है, और वहां पे अधिक मात्रा में उष्मा का निर्माण होता है। जैसे इस अभिक्रिया में देखिए, कली चूना लिया मैंने, उसी चूना को कहा जाता है, उसमें जल डालेंगे तो उसमें अधिक मात्रा में उष्मा का निर्माण होता है। तो चलिए अब बात करेंगे इसके बाद, जो मेरा अगला है पॉइंट वो है रासायनिक समीकरण। अब समीकरण के बारे में हम समझेंगे। चलिए हम समझते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया से ही रिलेटेड बात है। तो वहां पे मैंने लैंग्वेज में कह रहा था कि इस पदार्थ से इस पदार्थ को अभिक्रिया कराते ये पदार्थ का निर्माण होता है। उसी को अब क्या कहेंगे, जब हम शॉर्ट में लिखेंगे, उसके सूत्र से या संकेत के द्वारा लिखेंगे, तो उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए इसका जल को, तब ये जो H2 प्लस O2 है, यहाँ पे हम कह सकते थे कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है। ये मैंने लैंग्वेज में कहा, लेकिन इसी को मैंने देखिए इतना ही चीजों में ये सारी बात को कहा जा रहा है। इतना मैंने लिख दिया तो ये हो गया कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो जल बनता है। इसको मैंने देखिए संकेत, ये हाइड्रोजन का संकेत है, ये ऑक्सीजन का संकेत है, ये जल का संकेत है, यानी कि सूत्र है जल का, और इसको मैंने इस रूप में दिखा दिया, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। तो कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उससे जो बना पदार्थ, इसको जब हम संकेत या सूत्र के माध्यम से दिखाते हैं तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए मैं परिभाषा लिखता हूं, तब फिर एग्जाम्पल के तौर पर समझते जाएंगे आगे भी जो बात है। अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, तो उसको मैंने ये भाषा में कहा, और उसको जब मैं सूत्र से दर्शा दूंगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पहला है कि हाइड्रोजन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। ये मैंने एक सेंटेंस में लिख दिया, लेकिन इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2 होता है, और ऑक्सीजन का होता है O2, और जल का क्या होता है, जल का होता है H2O। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है। ये इतना ही सारे चीज जो मैंने लिखा, यही इतना सेंटेंस को पूरा कर देता है। तो जब हम इस सेंटेंस को इस रूप में लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो और इसे संतुलित भी किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 2 देंगे, यहाँ 2 देंगे, ये संतुलित का फॉर्म है। तो चलिए अब रासायनिक समीकरण जो है कई तरह का होता है, तो हम समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, तब समझेंगे। यहाँ पे देखिए बायां तरफ दायां तरफ, बायां तरफ क्या है, हाइड्रोजन जो है 2 गो है, कितना है हाइड्रोजन 2 गो है, और ऑक्सीजन कितना है, ये भी 2 गो है।
बायां तरफ कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन कितना, 1 है। ठीक है, तो जब इस तरह का समीकरण देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन की संख्या तो ठीक है दोनों तरफ और ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ ठीक नहीं है, तो जब ठीक नहीं है तो असंतुलित हो गया, इस समीकरण हम क्या कहेंगे, असंतुलित कहेंगे। और जब तीर चिन्ह के दोनों तरफ ये प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। सिंपल सा है, इसको समझना है। परिभाषा तो बाद में याद, वो रटने वाली चीज रट के याद किया जा सकता है, लेकिन समझ लीजिएगा तो फिर परिभाषा खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने समझ गया ना, तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को और असंतुलित रासायनिक समीकरण को। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण Na+O2 इधर हो जाएगा Na2O। यहाँ पे देखिए Na क्या, सोडियम की संख्या इधर क्या है, 1 है, इधर क्या है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या इधर क्या है, 2 है, इधर क्या है, 1 है। तो यही हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। वे समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्या Mg कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर क्या है Mg 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इसको हम संतुलित करते हैं, जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने का जो तरीका है वो हम आगे बताएंगे। तत्काल हम इसको संतुलित कैसे करते हैं, यहाँ देखते हैं ये ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ तो 2 हम दे नहीं सकते, तो देंगे कहाँ, यहाँ हम 2 दे देंगे। और यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इधर भी अब ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन मैग्नीशियम 2 नहीं, तो यहाँ पे हम 2 देते हैं। इस तरह से समीकरण संतुलित करते हैं और कह सकते हैं कि दोनों तरफ क्या है, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। और इसमें और समझने वाली बात जो है, देखिए Mg+O2 मैंने लिखा और इधर बना क्या, MgO। देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये समीकरण जो बन रहा है, ये जो अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें भाग जो ले रहा है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले रहा है ना। तो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे कहते हैं हम अभिकारक। किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। और इसके बाद जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं प्रतिफल, उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे अभिकारक कहते हैं। और उसके बाद जो फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो आज मैंने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में।